नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सकुशल रहें और जहां भी रहें आप वहीं से अपनी कक्षा को पठन पाठन बनाए रखने का काम करें। तो पिछली कक्षा में जो भी आपको पढ़ाया गया था उसमें जिन चीजों को आपको बताया गया कि पेपर्स कौन कौन से हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर उसमें आपको पाना अनिवार्य होता है और कितने पर आपका बैक लग सकता है, तो तमाम प्रकार की चीजें थी जो आपको बताने का काम किया गया था कल वाली कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे। आज हम आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे। आज मैं आपको सिलेबस नोट कराने का प्रयास करूंगा। मैं आपको हिंदी और संस्कृत यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हिंदी और संस्कृत मैं आपको दोनों विषय पढ़ाने का काम करूंगा। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हिंदी का। आज हम चर्चा करते हैं ये हिंदी का। ठीक, आज आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उन बच्चों का आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो हिंदी है उस हिंदी की जो विषय वस्तु है किसको किसको पढ़ना, उसमें क्या क्या है, तो हम आपसे चर्चा करेंगे। आज आपका है कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु। यहां लिख लीजिए आप कक्षा शिक्षण की विषय, कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु या ये कह ले कक्षा की विषय वस्तु, ऐसा कर लीजिए इसको आप। यानी कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु यानी आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हिंदी में किन किन चीजों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, वो कौन कौन से टॉपिक है जिन टॉपिक पे आपको चर्चा करना है, वह कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिस पे आपको दृष्टिपात करना है, और ऐसे कौन से उसमें चीजें हैं। देखो बहुत सी ऐसी चीजें जिसको आप जानते होंगे, बस इतना समस्या उसमें होगा कि किसको कहां फिट करना है ये नहीं जानते। देखो चीजों को सब कुछ आप लोग जान रहे हो क्योंकि आप लोग बीए करके आए हो, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे हिंदी नहीं पढ़े। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी पढ़े हैं। और दूसरी बात, ये हिंदी एक हमारी मातृभाषा भी है, तो बहुत सी चीजों को हमने बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना देखे भी हमने उसको सीख लेने का काम किया हुआ है, उसका हमें अर्जन हो जाने का काम किया हुआ है। तो हिंदी की बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसको आप जानते हैं, है क्या कि उसको कहां सही और कहां सेट करना है, किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, इन्हीं सब सारी चीजों पे आज हम आपसे चर्चा करने का काम करेंगे। तो पहली चीज कहता है आपका जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में पहला टॉपिक है कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना, सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना, एवं शुद्ध उच्चारण करना। देखिए उसने कहा पहली टॉपिक आपको यही पढ़ना है
आपकी कक्षा कक्ष की जो शिक्षण है, कक्षा का जो शिक्षण है, उस कक्षा की शिक्षण वस्तु जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या आएगा, पहली टॉपिक आपका यही है, आपके सिलेबस की पहली टॉपिक है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना। उसे ये कहना चाहे, यह जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनना, सुन करके समझना, समझ करके उसका शुद्ध रूप से क्या करना, उच्चारण करना। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, जब हम लोग छोटे थे या 4-5 में जब थे, तो व्याकरण की जो परिभाषा हम लोग उसमें गुरुजी मुंशी जी कहा करते थे, मुंशी जी कहते थे गुरु जी को। तो उस समय उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया था व्याकरण की परिभाषा में कि व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भाषा का पढ़ना, लिखना और समझना शुद्ध रूप से आ जाए, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इस परिभाषा को आज भी याद हम लोग किए हुए हैं, जो हमारे मुंशी जी और मैडम जी को हम लोग बहन जी कहा करते थे, हम लोग प्राइमरी में पढ़े, प्राथमिक विद्यालय में। तो ये कहता है कि हिंदी भाषा में आपके सिलेबस की चीजें, इससे आपका प्रश्न बनेगा, इससे आपका पेपर आएगा। उसमें क्या रखा है कि ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में कहता, इस हिंदी भाषा में ध्वनियों को कहता, हिंदी भाषा जो है ना, भाषा कोई से भी हो, हर एक भाषा में एक ध्वनि होती है। लेकिन यहां कहना चाहता है ये जो हिंदी है, इस हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां हैं। उन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और उन ध्वनियों को सुन करके एक एक वर्णों को जोड़ जोड़ करके एक एक वाक्य बनाने का काम करते हैं। और एक एक वाक्य जब बनाने का काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब वर्णों को सुनते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं, सुन करके उस ध्वनि को हम क्या करते हैं, समझते हैं। और ये समझ लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, हम लोग शुद्ध रूप से उच्चारण करना प्रारंभ कर। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा बालक हो और मेरे द्वारा जिस भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उस भाषा को वह बालक भी सुन रहा है, और जैसा सुनेगा वैसा ही वह प्रयोग निश्चित रूप से करने का काम करेगा। एक समस्या होती है, हम लोग ध्यान नहीं इस बात का देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके सामने आप जो कुछ कहोगे उन सब चीजों को बहुत जल्दी स्मरण कर लेते हैं। जैसा आप गतिविधि करोगे, यदि बालक देख रहा है तो तुरंत उसका अनुकरण कर लेने का काम करेगा। सामान्य सी बात है, यदि किसी बालक के अंदर अशुद्धियां आ रही है तो इसका कारण ये नहीं कि बालक, उसका कारण आप हो। आपका मतलब उसका परिवेश है, क्योंकि जिस चीज को बालक बोल रहा है, जिस चीज को कह रहा है, ये बात, ये विचार उसके परिवेश में कहीं ना कहीं कहा गया होगा, और इस बात को उसने कहीं ना कहीं अपनी परिवेश से सुनने का काम किया हुआ है। और जब सुना है तो सीखा है, और जब सीखा है तो निश्चित रूप से सामान्य सी बात है बोलेगा। एक उदाहरण समझिए आप, जैसे आपके सामने, यदि आप बच्चे के सामने, देखो बच्चे क्या, बड़े लोग भी गलतियां कर रहे हैं इस तरह की चीजों का, और ये गलतियां बच्चों के अंदर आ जा रही हैं, और इन्हीं को सुधारने का प्रयास विद्यालय में किया जा रहा है। अगर बेसिक चीज उनका तैयार होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। और बीटीसी का जो सिलेबस है तो बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सामान्य, लेकिन बहुत बच्चों का लग रहा है, क्योंकि जो बेसिक चीजें उस पर बच्चे ध्यान दिए ही नहीं है, ना तो गार्जियन ध्यान दिया, ना तो बच्चे ध्यान दिए। अब कहता क्या, जिस सामान्य सी बात है, एक शब्द आपने सुना होगा, शब्द है, होता है मछली, एक शब्द होता है, लेकिन हम लोग अपने परिवेश में क्या करते हैं, मछली को हम लोग बोलते हैं मछरी, हम लोग कहते हैं। जब हम मछली कहेंगे तो मेरे परिवेश में जो बालक है, जो बच्चा है, जो मेरे बातों को सुन रहा है, इन ध्वनियों को सुन रहा है, तो वह बालक निश्चित तौर पे मछली नहीं कहेगा।
क्योंकि उसने जैसा सुना है उसी का प्रयोग करेगा। उसने क्या सुना है? मछली सुना है, इसलिए मछली शब्द का प्रयोग वो भी करेगा, मछली शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। ये मिस्टेक, ये गलती हम आप लोगों की है, क्योंकि बच्चे गलती कभी नहीं करते हैं। उनके अंदर जो भी त्रुटियां पैदा हो रही हैं तो बड़ों से पैदा हो रही है, क्योंकि बड़े जिसका प्रयोग करेंगे बच्चे उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर उसने ये कह रखा हुआ है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना। अब देखो, शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या है, एक चीज और आप समझिए। शुद्ध उच्चारण ये कहना चाहता है, देखिए शब्द होता है, व्यवहार शब्द होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे। और आप लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग समाज में है, इस व्यवहार को व्यवहार कहते नहीं कहते ऐसे कह देते हैं, यानी आगे वाला वर्ड पीछे और पीछे वाला वर्ड आगे हो जाता है। हमें कहना है व्यवहार और हम कह रहे हैं व्यवहार। अगर व्यवहार कहा जाए तो मेरी ध्वनि को, मेरे वर्णों को ये बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, तो जिस चीज को हम कहेंगे बच्चा वही कहेगा। इसलिए आप कभी भी बच्चों के सामने अशुद्ध उच्चारण न करें। जैसे थाली शब्द होता है थाली, लेकिन ग्रामीण अंचल में, ये मैं ग्रामीण अंचल की बात बता रहा हूं, ग्रामीण अंचल में इसको कहते हैं लोग थरिया कह देते हैं, तो बालक भी थरिया कहना शुरू करता है। लेकिन वाक्य ऐसा कभी, ये गलत है, ये प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अपने परिवेश में जैसा माहौल तैयार करोगे, बालक उस प्रकार से तैयार होने का काम करेगा। तो ये आपने समझा कि आपकी जो सिलेबस है बीटीसी के, उस बीटीसी के सिलेबस में ये चीजें दे रखा है, ये आपके टॉपिक में है, ये आपके विषय वस्तु का है, ये आपके पेपर में आएगा। और ये पेपर उसको मत समझिए आप, ये आपका जो व्यवहारिक जीवन है उसको तैयार करने का पृष्ठभूमि है। ये व्यवहारिक जीवन को तैयार करने की पृष्ठभूमि है। आप यदि सही करोगे तो पीढ़ियां भी सही करेंगी, यदि आप गलत करोगे तो पीढ़ियां भी गलत करने का काम करेंगी। इसलिए आप उचित अनुचित को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सामने गतिविधियों को करने का काम करें। पहली टॉपिक ये है। दूसरी टॉपिक कहता है, दूसरी टॉपिक है उसका, दूसरी टॉपिक में है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेत, समस्त लिपि, समस्त लिपि संकेत या संकेतों को, लिपि संकेतों को, लिपि संकेत केवल लिपि संकेत, सॉरी, लिपि संकेत, संकेतों, इस संकेतों में क्या कहता है वह? स्वर होगा, व्यंजन होगा, स्वर व्यंजन, संयुक्त वर्ड, संयुक्त वर्ड, संयुक्ताक्षर, संयुक्त वर्ड, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान। ये देखिए, अब आपका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक यही है कि देवनागरी लिपि के, कहता जो देवनागरी लिपि है ना, इसका जो प्रचलन प्रसार प्रसार जैसे भी हुआ, लेकिन ये कहता है कि जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इनका प्रचार प्रसार करने का काम किया गया। ऐसा है, कहता है कि जिस देवनागरी को हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी जिस देवनागरी में लिखी जाती है, उसने कहा कि देवनागरी लिपि, और लिपि का मतलब होता है लिखना,
कहता जो देवनागरी लिपि है उस लिपि के पूरे समस्त जितने भी क्या है लिपि संकेतों, देवनागरी लिपि के जो भी संकेत हैं उनमें स्वर होगा, व्यंजन होगा, संयुक्त वर्ण होगा और संयुक्त अक्षर होगा। देखिए संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर दो चीजें इसमें दे रखने का काम किया हुआ है। तो एक संयुक्त अक्षर होता है और एक संयुक्त वर्ण होता है। तो जब ये टॉपिक आएगी तो उसमें आपको भलीभांत इससे विस्तृत चर्चा करने का काम किया जाएगा कि संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं और संयुक्त अक्षर। देखो संयुक्त का मतलब तो आप समझ रहे हो कि संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, तो कहीं न कहीं वर्ण में कोई न कोई वर्ण जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वर्ण हुआ। और कहता है संयुक्त अक्षर किसी न किसी अक्षर में और कोई जुड़ने का काम किया हुआ है, इसलिए कहता है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा है विलोम समानार्थी, विलोम समानार्थी तुकांत, तुकांत व समान ध्वनि वाले तुकांत व समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान, ये देखिए। और तीसरा जो आपका टॉपिक होगा आपके विषय में या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षण में होगा, उसमें क्या पढ़ना, आपको विलोम पढ़ना है, समानार्थी पढ़ना है, तुकांत पढ़ना है वह समान, कहता तुकांत और उसके ही समान ध्वनि वाले, तुकांत होगा एवं उसके ही समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान भी पढ़ना है आपको, यानी उसके जो शब्द हैं उसके पहचान को भी आपको पढ़ने का काम करना है। अब आता है आपका पॉइंट नंबर 4। चौथे में आपको क्या पढ़ना है, अल्पविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग, ज्ञान और उनका प्रयोग, ये देखिए आपको पढ़ना है चौथे में। चौथी टॉपिक आपका है अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग। उसमें ये देखो विराम, ये जो चौथी आपके टॉपिक मिलेगी पढ़ने के लिए, ये तो विराम इसमें पढ़ना है। विराम का मतलब ये कहता है, विराम का अर्थ होता है रुकना, विराम का अर्थ होता है रुकना,
तो रुकने के सेंस में यह कहता है कि आपको पूर्ण विराम कितना रुकना है, पूरा रुकना है, आधा रुकना है, अंश मात्र रुकना है, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, जितने भी विराम होंगे कितना रुकना कहां है, इन सारी चीजों का इसमें आपको पहचान बताया जाएगा। और पहचान के साथ साथ कि उन विराम चिन्हों का प्रयोग कहां, कब और कैसे करना है, और विराम चिन्हों के माध्यम से आप उस वाक्यांश का अर्थ किस प्रकार से लगा सकते हो, किस प्रकार से जान सकते हो, किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ होने का काम करता है, और विराम चिन्हों के माध्यम से ही किस प्रकार से एक अर्थ को दूसरे अर्थ में विराम चिन्ह के माध्यम से बदला जा सकता है। तो इस पर विस्तृत चर्चा हम करने का काम करेंगे। कब? जब ये टॉपिक हम आपको चौथा पढ़ाने का काम करेंगे, उसमें आपको विराम से संबंधित सारी चीजों को बताने का काम किया जाएगा। एक बात मैं आपसे बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप पूरी कक्षा को आपने इस चैनल के माध्यम से देख लिया तो मेरा दावा है कि आप हिंदी में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। किसी भी प्रश्न को चाहे जितना घुमा के देगा, चाहे जितना फिरा के देने का काम करेगा, लेकिन आप अपने विचलित होने का काम नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट उत्तर आप देने का काम करोगे, ये मेरा वादा है। यदि आप लोग समय दोगे तो सहयोग मैं निश्चित रूप से करने का काम करूंगा। ये विराम चिन्ह है और मैं आपको यहां तक बताने का काम करूंगा कि इन विराम चिन्हों को आप एक अर्थ को दूसरे अर्थ में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। जब ये टॉपिक आएगी इस पर आप कमेंट में लिख के बात करिएगा, हमसे कहिएगा, इस पर चर्चा में विस्तृत अध्ययन आपको कराने का काम करूंगा कि इस समाज में जो दैनिक जीवन में प्रयोग जो चीजें हो रही हैं कितना गलत हो रही हैं, कितना सही है। देखो भाई, यदि आप हिंदी वाले सही नहीं करने का प्रयास करोगे, इसको कोई नहीं सही कर पाएगा। हिंदी वालों से बड़ी लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें हैं उसको वही सही कर सकते हैं, दूसरा कोई सही करने वाला नहीं होगा। ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। और 5वां जो टॉपिक आपका है, अंतिम टॉपिक है लेखन शिक्षण की विधियां। लेखन शिक्षण की विधियां, लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना सीखने में ध्यान देने की बातें। लिखना सीखने में ध्यान देने की बातें। अब ये कहता इसमें देखो एक बात यहां स्पष्ट कर रहा है, कहता है कि जो लेखन शिक्षण है, भाई आप जो लिखते हो अब एक प्रकार का शिक्षण है, वह एक प्रकार का प्रशिक्षण है। कहता है कि जो लेखन शिक्षण है, आप जो लिखने का काम करोगे उसकी कुछ न कुछ विधियां हैं, यानी लिखने का भी एक विधि होता है, हर काम की कोई न कोई विधि होती है। कहता और लिखना सीखने में, कहता लिखने की एक विधि है और लिखना सीखने में ध्यान देने की बातें। कहता लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस टॉपिक को इसमें आपको पढ़ना है। लेखन शिक्षण की विधियां, और देखो 2 टॉपिक बात करता है कि लेखन शिक्षण की विधि क्या है और लेखन करते समय हमें एक लेखक को, एक लिखने वाले को किन किन चीजों का ध्यान रखना परम आवश्यक होने का काम करता है। 5वें टॉपिक में आपको यही पढ़ाने का काम किया जाएगा, इसको भी आपका विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। जो भी चीजें हैं आपको एकदम पारदर्शी पढ़ाया जाएगा, कभी किसी प्रकार की समस्या आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगी। जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी सब पारदर्शी पढ़ाई जाएगी, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम स्पष्ट होगा, आपको दर्पण की तरह साफ आपको दिखेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो ये चीज है। आप इसके बाद उसमें आपको पढ़ना किन किन बातों का ध्यान देना है उसको जरा समझिए। कहता है इसमें बैठने का ढंग, इसमें पढ़ना है
बैठने का, उसमें पढ़ना है बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, आंखों से कागज की, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, कलम पकड़ने की, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता, अक्षर की सुडौलता, और उपयुक्त नमूने, और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, कहता है सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, इतनी चीजों को आपको पढ़ना है। ये इसमें के 5वें पाठ में कहता हूं कि लेखन शिक्षण की विधि को पढ़ना है और लिखना सीखने में किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो पहली बात उसने बताया कि सबसे पहले चीज आपको सिखाया जाएगा कि बैठने का ढंग, लेखन करते समय किस प्रकार से आपको बैठना है। दूसरी बात कहता है कि आंखों से कागज की दूरी कितना होना चाहिए, उसको बताया जाएगा। कलम कैसे पकड़ा जाता है उसको सिखाया जाए, उस विधि को बताया जाएगा, कितनी दूरी पे कितना पर से पकड़ के लिखा जाता है। शिरोरेखा, अक्षरों के ऊपर उसके माथे को जो भरने का काम, तो उसके सर पे जो रेखा को खींचने का काम किया जाता है, उस शिरोरेखा को बताया जाएगा। अक्षर की सुडौलता, कहता है जिस अक्षर को आप लिख रहे हो, बना रहे हो, उसकी सुडौलता देखो, दो चीज इसमें, सुंदर और सुडौल। ये जब टॉपिक आएगा इस पे विषय अध्ययन करने का काम किया जाएगा, सुंदर क्या होता है और सुडौल क्या होता है। यहां पे कहता है अक्षर की सुडौलता आपको बताई जाएगी और उपयुक्त नमूने, कहता और उसके जो मॉडल होंगे, यानी अक्षर को लिखने के जो तरीके, जो मॉडल होंगे, उस मॉडल को बताया जाएगा। आपको अभ्यास कराया जाएगा किसका, सुलेख का, अनुलेख का और श्रुतलेख का। जिस आलेख सुलेख को आप लोगों ने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने का काम किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अपने जो अग्रज हैं उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि ये प्राथमिक विद्यालय में आलेख सुलेख सब चलता था कि नहीं चलता था। उसमें आपको आलेख, ये अनुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, सारी चीजों पे, प्रक्रिया पे आपसे चर्चा करने का काम किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखने का काम करिएगा। यदि इस आपके टॉपिक में कोई सा भी सिलेबस अगर आपका छूटा हुआ हो या कोई टॉपिक आपकी छूटने का काम की हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछने का काम करिएगा, उसको इसमें मेंशन करने का काम किया जाएगा। जहां भी कोई प्रश्न आपकी समस्या पैदा करेगा, उन सारे प्रश्नों की समस्या का समाधान ढूंढ करके आपको इस आरव हिंदी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश करने का काम किया जाएगा। और आप लोग अधिक से अधिक आप अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, मित्र मंडली को, जो भी लोग आपके संपर्क में हो, उन लोगों तक, जो लोग कक्षा नहीं कर पा रहे उनके तक, जो कक्षा कर पा रहे उनके तक, आप सभी लोगों तक इस आरव हिंदी चैनल को वहां तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे का आपको पढ़ा रहा हूं, निस्वार्थ भाव से मैं आपको कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, निःशुल्क सेवा मैं आपको देने का काम करता हूं कि आप लोग एक बेहतर शिक्षक बनने का काम करें। बस सिर्फ मेरा इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करने का काम करिएगा, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठाने का काम करें।
अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।